नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनीज को मैं कवर करता हूं, उन पे फंडामेंटल स्टडी करता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन कंपनीज पे भी वीडियोस बनाता हूं। तो आज मैंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है जो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था और मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आज जिसका टाइटल मैंने दिया है फंड मैनेजर के ट्रैप्स। तो फंड मैनेजर के ट्रैप्स ये कोई नई बात नहीं है। बहुत समय से मैं स्टॉक मार्केट में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, ये बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट को देने के लिए, तो वो फंड मैनेजर्स के एक तरह से जाल में फंस जाते हैं और अपना पैसा जो है उन फंड मैनेजर्स को दे देते हैं और ज़्यादा एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलता। तो फंड मैनेजर जो है अलग-अलग तरीके से उन रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनकी जेब से उनका पैसा निकलवा लेते हैं। देखिए, फंड मैनेजर्स का जो मेन काम है वो है अपने फंड के साइज़ को बढ़ाना, एयूएम को बढ़ाना, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसको बढ़ाना। इसी से फंड की परफॉर्मेंस है, इसी से उनके इंसेंटिव्स है। तो उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है फंड मैनेजर्स का, वो फंड की परफॉर्मेंस से ज़्यादा इस बात पे है कि फंड का साइज़ कैसे बढ़े। उनके इंसेंटिव्स भी इसी पे डिपेंड करते हैं। तो उनका फोकस डिफरेंट जगह है। उनका फोकस फंड परफॉर्मेंस उतना नहीं है, उनका फोकस फंड के साइज को बढ़ाना है। ये एक रिटेल इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है कि कहाँ उनका इंटरेस्ट है। तो मैं काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम जो बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको भी देखता हूँ। हर दूसरे दिन, इनफैक्ट हर रोज़ बहुत सारे फंड मैनेजर्स आते हैं और कुछ भी स्टोरी सुनाते हैं और उनका मेन पर्पस रहता है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में लगाया जाए, कैसे उनसे पैसे निकलवाए जाए और अपने फंड में उन पैसों को लगाया जाए। तो यही उनका मेन पर्पस रहता है। और खासकर एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर जो पिछले 7-8 साल से हर रोज़, हर दूसरे दिन न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं, पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, हर जगह वो आपको नज़र आएँगे और उन्होंने तो इतना कॉफ़ी पिला-पिला के या कॉफ़ी पी-पी के इतना इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया है जिसका कोई हिसाब नहीं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस पर्टिकुलर फंड मैनेजर की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट्स में लिख के बताएँ। तो उन्होंने तो अपना इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना-बना के अपना जो फंड साइज़ है वो 10,000 या शायद 15,000 करोड़ का उन्होंने एयूएम कर लिया और इतने सारे उन्होंने फंड्स लॉन्च कर दिए। कम से कम 6 5 या 6 फंड्स उनके हैं। तो लेकिन रिटर्न किसी भी फंड में उनका नहीं है। अगर उनका फ्लैगशिप जो फंड है जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, तो उसमें आज 10% का उसमें रिटर्न है। तकरीबन 7-8 साल उनके फंड को हो गए हैं और बाकी फंड्स का भी परफॉर्मेंस तकरीबन यही है या इससे भी खराब है। केवल एक फंड है उनका, जो सबसे लेटेस्ट आई बिलीव उसी में जो ग्लोबल फंड सॉर्ट ऑफ है, उसमें थोड़ा-सा परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है। मे बी उनकी टाइमिंग सही है या फ्यूचर में वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, दैट आई डोंट नो। बट बाकी सारे उनके फंड्स जो हैं बिल्कुल ही मीडियोकर से भी नीचे उन फंड्स की परफॉर्मेंस है। तो लेकिन वो इतनी कहानी इतनी करते हैं, इतना टीवी पे आते हैं, इतनी मार्केटिंग करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैंने दोस्तों कोई 10-12 पॉइंट्स नोट किए हैं जिसको बार-बार बोल के, बार-बार सुना के एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप में फँसाया जाता है, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसका पैसा उसकी जेब से निकलवाया जाता है और एट द एंड ऑफ द डे उसे कोई रिटर्न भी नहीं मिलता। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है स्टोरिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, स्टोरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो किसी एक शेयर की, किसी स्टॉक की को पकड़ के उसकी कहानी बहुत सुनाई जाती है। जैसे एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एशियन पेंट्स की बहुत कहानी सुनाई है कि एशियन पेंट्स का कैसे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे उनका कंट्रोल है जिसको कोई और ब्रेक नहीं कर सकता। कैसे वो डीलर्स तक डायरेक्टली पहुँचते हैं और एक दिन में 3 बार या एक दिन में 4 बार वो पहुँचते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी किसी भी और पेंट कंपनी के पास नहीं है। तो इस तरह की कहानी उन्होंने बहुत सुनाई है और एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो कहानी है उससे, स्टोरी जो है उससे ह्यूमन बीइंग्स बड़ी जल्दी अटैच कर लेते हैं, बड़ी जल्दी उससे रिलेट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये स्टोरिफिकेशन जो है ना, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो लेकिन स्टोरी से कोई भी शेयर नहीं चलता, कोई भी स्टॉक मार्केट नहीं चलता। स्टॉक मार्केट चलता है हार्डकोर नंबर्स पे, ठीक है? अगर हम नंबर्स की बात करें तो एशियन पेंट्स में 8 से 10% का ग्रोथ है। तो 8 से 10% के ग्रोथ से आपकी क्या ही परफॉर्मेंस निकलेगी और आपका क्या ही पैसा बनेगा। लेकिन कहानी आपको एशियन पेंट्स की इतनी सुनाई गई है कि ये बेस्ट पेंट कंपनी है, दिस एंड दैट।
देखिए बेस्ट होने से आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर उस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो फिर काहे की बेस्ट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, होगी वो बेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, आई नो कि उसमें कोई उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका मैनेजमेंट सब अच्छा है, लेकिन अगर ग्रोथ ही नहीं है तो फिर आप उस कंपनी का क्या करोगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट कंपनी नहीं है। तो आपको नंबर्स पे जाना है, आपको स्टोरीज पे नहीं जाना। स्टोरी से आपका कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको सुनाई जाती है स्टोरी, क्योंकि पता है कि स्टोरी को इजीली सेल किया जा सकता है। नंबर्स पे तो इट्स डिफिकल्ट। अगर नंबर्स की बात करेंगे तो उन्हें पता है कि फिर मामला डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर ऊपर से उनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट का थीसिस है, पूरा इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क ही गलत है। ये ऐसा ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरा इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क ही गलत है, लेकिन वो कहानी इतनी सुनाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर दूसरा जो पॉइंट मैंने नोट किया है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की को रिलेट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, या चाहे बेंजामिन ग्राहम हो, चाहे पीटर लिंच हो। ऐसे ही एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने रॉब कर्बी की बात की। उन्होंने कोई 70s या 80s के डेकेड में कोई रिसर्च पेपर निकाला था, एंड ऑल दैट, वो पूरी कहानी आपको सुनाई गई। तो जब भी हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इंडियंस तो ऑब्सेस्ड है फॉरेनर से। अगर किसी फॉरेनर ने कुछ किया है तो वो सही होगा, ऐसा जनरली एक आम इंसान जो है, आम इंडियन जो है वो मानता है। तो इसी चीज़ का फंड मैनेजर्स फायदा उठाते हैं, और वो अपनी जो है थ्योरी को बताते हुए किसी फॉरेन इन्वेस्टर की या किसी वेल नोन फॉरेन पर्सनैलिटी की बात करेंगे, और उसकी थ्योरी, उसके प्रिंसिपल्स, उसका रिसर्च पेपर या उसकी बुक की बात करेंगे। और जबकि अब रियलिटी अगर हम देखें कि किसी भी फॉरेन प्रिंसिपल्स को, किसी भी फॉरेन रिसर्च को, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा दी गई थ्योरी को अगर आप सीधा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो उससे आपका पैसा नहीं बनेगा। ये रियलिटी है। देखिए जो फॉरेनर्स ने जो थ्योरीज दी हैं, जो भी उन्होंने फंडामेंटल्स बताए हैं, देखिए वो 50 साल 100 साल पहले की दुनिया में उन्होंने लिखे हैं। वो उस टाइम इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने ये सारे जो है मेनली तो यूएस से ही आते हैं, तो वो सारे जो उनके फंडामेंटल्स हैं या उनकी थ्योरीज हैं वो यूएस मार्केट के हिसाब से उन्होंने लिखी थी। अब इंडिया में आप आज की डेट में उनको सीधा कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि आपके परफॉर्मेंस आ जाएगी, तो वैसा होने नहीं वाला है। तो ये आप इस फॉरेनर के रेफरेंस पे ना जाए, तो ये एक ट्रैप है। तीसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है कि वो इजी टू सेल स्टोरीज। देखिए जो अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, टीसीएस की, एशियन पेंट्स की, तो इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ये इससे हम सभी जानते हैं, जितने भी एक आम इंडियन है वो इन सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को या तो यूज कर चुका है, अपने आसपास देख चुका है, या इन कंपनीज में काम कर चुका है। तो बड़ा इजी है इन कंपनीज से रिलेट करना, इसलिए इन कंपनीज की स्टोरीज को सेल करना बहुत ही आसान है। तो इस चीज का फंड मैनेजर्स पूरा फायदा उठाते हैं। तो आपको इस ट्रैप में नहीं आना है कि आपने ये इन कंपनीज को अपने आसपास बचपन से देखा है तो ये एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये प्रीमाइस ही गलत है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जिस कंपनी को आपने अपने आसपास देखा है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। देखिए आपको एक हर कंपनी की एक लाइफ साइकिल होती है, एक कंपनी के फेजेस होते हैं। अगर कंपनी अपने ग्रोथ फेज में है और हाई ग्रोथ कर रही है, फिर भले ही आप उस कंपनी को आपने जानते हैं, आप उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपने देखा है, यूज किया है, तो इट्स गुड कि आप उस कंपनी को जानते भी हैं और वो कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, अपने ग्रोथ फेज में है। लेकिन ज्यादातर ये जो कंपनीज हैं, एचडीएफसी बैंक है, एशियन पेंट्स है, नेस्ले है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये अपने ग्रोथ फेज इनका पीछे रह चुका है। ये अपने ग्रोथ फेज को पार करके अब ये मेच्योरिटी फेज में आ चुकी हैं। तो अब इसमें ग्रोथ नहीं है, जब ग्रोथ नहीं है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो आपको इस इजी टू सेल ट्रैप में नहीं आना है, आपको बियॉन्ड दैट देखना है, ठीक है। और इसके इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है, अच्छा ये जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर है, इन्होंने एक नया ही टर्म निकाला, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। मतलब फॉरेंसिक अकाउंटिंग जानबूझ के एक इस टर्म को बोला गया, वो सिंपल अकाउंटिंग भी बोल सकते थे, लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग को जानबूझ के बोला गया, दिखाया गया, प्रमोट किया गया। जैसे कि कोई एफबीआई की कोई टीम बिठाई है उन्होंने अकाउंटिंग के नाम पे। तो मतलब और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि वो इतना ज़्यादा अकाउंटिंग के में डीप डाइव करते हैं कि जितना जैसा इंडिया में कोई और नहीं कर रहा या वर्ल्ड में कोई और नहीं कर रहा। तो ये भी एक तरह का ट्रैप है।
तो फोरेंसिक अकाउंटिंग जैसा हाई फाई वर्ड आपके सामने जानबूझ के बोला गया है ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि ये कुछ ऐसा अलग काम कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि और देखा जाए कि वो इन्वेस्ट किन कंपनीज में कर रहे हैं, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप में। तो एशियन पेंट्स, आपका नेस्ले, एच डी एफ सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें कभी भी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं आता, क्योंकि इनका ट्रस्ट इन्होंने बिल्ड किया है ओवर ए पीरियड ऑफ 15, 20, 30, 40 ईयर्स। इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो ये सेफ टू एज्यूम कि इनमें कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं आएगा। तो इसमें आपको इतनी फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग जैसा वर्ड एक यूज किया एज ए मार्केटिंग, तो ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ भाई कुछ कुछ अलग काम यहाँ पे हो रहा है, जबकि पूरा इन्वेस्टमेंट का थीसिस ही उनका गलत है। तो आपको इस तरह के वर्ड्स में ट्रैप नहीं होना है। इसका सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको इस तरह के वर्ड्स में ट्रैप नहीं होना है, आपको प्योरली नंबर्स पे जाना है। आपको सबसे पहले तो ग्रोथ ही देखनी है, तो अगर ग्रोथ ही नहीं है तो फिर बाकी और किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। 6 पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है मार्केटिंग गिमिक। मतलब कुछ फंड मैनेजर्स तो ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा टीवी पे आते हैं, इतना ज़्यादा पॉडकास्ट पे आते हैं, यूट्यूब्स पे आते हैं, हर जगह वो आपको नज़र आएंगे, हर जगह अपने फंड की मार्केटिंग करते हुए नज़र आएंगे। तो मतलब उन्होंने एक एक वो लाइन कही जाती है, सबने सुनी हुई है, जो दिखता है वो बिकता है। इसका मतलब पूरी तरह से फ़ायदा उठाया है कि हर जगह नज़र आओ, हर न्यूज़ चैनल से साठ गांठ करके हर दूसरे दिन चैनल पे नज़र आओ, तो दिखेंगे, जितना ज़्यादा दिखेंगे उतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को, अपने फंड को वो बेच पाएंगे। तो आपको इसमें नहीं आना है, कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जो ज़्यादा नज़र आता है वो उतना अच्छा है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो आप अपना थोड़ा सा रिसर्च करें बिफोर यू गिव योर मनी टू एनी फंड मैनेजर, कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उसका इन्वेस्टमेंट का थीसिस क्या है, किस तरह की इन्वेस्टिंग वो करता है, किस तरह की कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है। तो आपको ये देखना है। तो आपको ऐसे सिर्फ जो ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो ज़्यादा कहानी सुना रहा है, सिर्फ उसमें आपको ट्रैप नहीं होना। 7 पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है ये एक पर्टिकुलर, ये जो फंड मैनेजर है जो कॉफ़ी पिला पिला के जिन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया है, उनका मैं देखता था कि वो बहुत कहानी सुनाते थे कि हम बड़ी रिसर्च करते हैं, हमारी रिसर्च टीम है, हमारे रिसर्च टीम जो है वो फील्ड पे जाते हैं और डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये सबसे बात करके, और अपनी मतलब पूरी रिसर्च की वो पूरी स्टोरी वो सुनाते थे। तो ऐसी कंपनीज भी वो ढूंढ के लाते थे कि हमने रिसर्च करके ये कंपनी निकाली है। तो वो कहते थे कि एंड में वो कहते थे कि ये कंपनी 20% से के रेट से ग्रो करेगी। मैंने सोचा कि यार ये 20% से इतनी रिसर्च की और कंपनी सिर्फ 20% से ग्रो करेगी, और उनका एक नहीं दो नहीं, हर एक कंपनी में उनका यही होता था, रिसर्च पूरी की लेकिन कंपनी 20% से ग्रो करेगी। मतलब इंडिया में क्या 20% से ज़्यादा ग्रो करने वाली कोई कंपनी ही नहीं है, जबकि 30%, 40%, 50% से ग्रो करने वाली भी कंपनी है। तो इनकी ऐसी कौन सी रिसर्च है कि इनकी सुई 20% पे जाके अटक जाती है। हर कंपनी जो भी ये ढूंढ के लाते थे पूरा रिसर्च करने के बाद, और एंड में वो कहते थे ये 20% से ग्रो करेगी। मुझे वहीं पे इनकी पूरी रिसर्च पे डाउट था कि इनको 20% से ऊपर ग्रो करने वाली कोई कंपनी ही नहीं मिल रही है। तो ये इसको भी आपको ध्यान देना है, आपको हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है ताकि आपके पैसा जल्दी बढ़े। देखिए लिमिटेड टाइम है आपके पास स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए, आपके पास कोई 200 साल नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आपको हाई ग्रोथ कंपनीज, और जब वो अवेलेबल है मार्केट में, तो उनमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना, आपको क्यों सिर्फ 20% ग्रोथ करने वाली कंपनी में ही जाना है। एक और पॉइंट जो इसी पर्टिकुलर फंड मैनेजर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि वो पहले उन्होंने जब सबसे पहले जब अपना फंड लॉन्च किया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक स्क्रीनर सॉर्ट ऑफ निकाला कि ऐसी 14-15 ही कंपनीज हैं इंडिया में जो 15% का कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और 20% का, शायद 20% का आरओई, इस तरह का उन्होंने एक स्क्रीनर निकाला था। और उन्होंने बोला कि ऐसी सिर्फ 14 या 15 ही कंपनीज हैं इंडिया में। तो वो उन्होंने एक फंड निकाला कि हम सिर्फ ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा करके उन्होंने अपना सबसे पहला फंड निकाला। तो चलो ठीक है भाई, हो सकता है कि उनके स्क्रीनर में सिर्फ 14-15 कंपनीज ही हों जो इस स्क्रीनर को क्रॉस करती हों। फिर मैंने देखा कुछ टाइम बाद उन्होंने सेकंड फंड लॉन्च कर दिया, कोई मिड कैप के नाम पे, फिर उन्होंने एक स्मॉल कैप के नाम पे एक और फंड लॉन्च कर दिया, फिर उसके बाद एक और फंड लॉन्च कर दिया।
तो मतलब पहले तो आप ये बोल रहे थे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो थीसिस है वो यही है कि इंडिया में उनके थीसिस के हिसाब से ये 14-15 कंपनीज ही हैं जो उनके फ्रेमवर्क को फुलफिल करती हैं। तो और उसके बाद आपने और 3-4 फंड लॉन्च कर दिए, तो इसका मतलब आप या तो पहले बेवकूफ़ बना रहे थे या बाद में बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका मतलब जो बाद में आपने फंड लॉन्च किए, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरा बेवकूफ़ बनाने का कार्यक्रम था। जब आपने ऑलरेडी एक फंड लॉन्च कर दिया, जिससे जो आपके थीसिस के हिसाब से 14-15 ही कंपनीज़ इंडिया में हैं और वो 14-15 कंपनीज़ आपने अपने सबसे पहले फंड में ले ली। तो आपने बाकी फंड्स क्यों लॉन्च किए उसके बाद? इसका मतलब वो कंपनीज उस स्क्रीनर को क्रॉस नहीं कर रही थी। फिर आपने जब क्रॉस नहीं कर रही थी, तो फिर तो आपने एक मीडियोकर कंपनीज को अपने फंड में ले लिया। मीडियोकर कंपनीज को लेके फंड लॉन्च करने का क्या फायदा हुआ? तो फंड की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं निकली। आपकी तो मेन फंड की परफॉर्मेंस नहीं निकली, बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस तो चलो जाने दो। तो मतलब आपने पूरा पब्लिक को पहले फंड में भी बेवकूफ बनाया और उसके बाद के फंड्स में भी बेवकूफ बनाया। तो इसके बाद एक और पॉइंट जो मैंने नोट किया वो है इमोशनली पूरा ब्रेन वॉश करना। तो हर दूसरे दिन न्यूज़ चैनल्स पे आ आके डिस्क्लेमर के नाम पे, ये डिस्क्लेमर भी उन्होंने बड़ा यूनिक निकाला है, और डिस्क्लेमर के नाम पे पब्लिक को इमोशनली उनका ब्रेन वॉश करना और अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना। तो डिस्क्लेमर के नाम पे वो ये बोलते थे कि आई एम द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑफ माय ओन फंड, मतलब अपने मैं खुद के फंड का मैं सबसे पहला इन्वेस्टर हूँ। तो आप देखिए कि अगर एक आम पब्लिक जो इतना ज़्यादा शायद रिसर्च नहीं करती है, उस पब्लिक को तो ऐसा लगेगा, एक आम इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बड़ा ही हैज़ अ स्किन इन द गेम, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, कि मतलब ये तो इतना अच्छा फंड मैनेजर है कि खुद ही अपने फंड में इसने इन्वेस्ट किया है, तो इसका कन्विक्शन अपने फंड के लिए कितना हाई होगा। तो इसका मतलब इस फंड में तो इन्वेस्ट करना बनता है। तो देखिए, तो इस आपको इस पे नहीं जाना है कि उसने खुद अपने फंड में इन्वेस्ट किया या नहीं किया। आपको क्या लेना देना इस बात से? आप वो अपने फंड में उसने उसने इन्वेस्ट किया है, उसका परफॉर्मेंस नहीं आया तो नहीं आए। आपका फंड का, आपने जो पैसा लगाए हैं उसका परफॉर्मेंस आना चाहिए। तो उसकी अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत है, उसने अपने फंड में इन्वेस्ट कर लिया और वो तो सिर्फ अपने फंड के परफॉर्मेंस से पैसे नहीं कमा रहा, वो तो आप जो उसको पैसे दे रहे हैं, उससे जो फीस मिल रही है, उससे भी पैसे कमा रहा है। तो आपको भी इस ट्रैप में भी नहीं फंसना है कि उसने ही इज द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑफ हिज ओन फंड, इस तरह के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और एक और डिस्क्लेमर वो देते थे कि मेरे पेरेंट्स का भी इसमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मैंने अपने पेरेंट्स का पैसा भी अपने ही फंड में इन्वेस्ट करवाया है। तो आप तो मतलब ये तो ट्रस्ट बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चला गया, स्काई रॉकेट कर गया। इससे ज़्यादा और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बात क्या हो सकती है कि मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मेरे पेरेंट्स का पैसा भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो इससे ज़्यादा और इन्वेस्टर क्या ट्रस्ट करेगा? तो देखिए, आपको इस ट्रस्ट में नहीं आना है। आपका काम है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो फंड की परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, ना कि इस तरह के ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पे। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि वो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। उसके बाद भले ही उन्होंने खुद अपने फंड में किया है परफॉर्म, इन्वेस्ट या नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया या नहीं किया, वो उससे दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, उसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपको अपने पैसे देखना है कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इस ट्रैप में, इस इमोशनल ट्रैप में नहीं आना है आपको। और इसके अलावा मैक्रो ज्ञान बढ़ा देते हैं फंड मैनेजर्स, ये भी एक बेवकूफ़ बनाने का ही काम है। खासकर ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर तो बहुत ज़्यादा मैक्रो ज्ञान देते हैं। कभी बात करेंगे कि इंडिया विल गो द यूएस वे, जैसे यूएस में सारी कंपनीज कंसोलिडेट हुई और छोटी छोटी कंपनीज जो है वो ख़त्म हो गई और बड़ी कंपनीज ही बची। इस तरह से सेम इंडिया में भी होगा। तो ये पूरा मैक्रो ज्ञान दिया इन्होंने। अभी रिसेंटली एक मैक्रो ज्ञान दे रहे थे कि इंडिया विल बिकम अ गिग इकोनॉमी। इंडिया में गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स होंगे, जो अभी जो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब करते हैं, उनको इस तरह की फॉर्मल जॉब गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में नहीं होगी। वो एक फ्रीलांसर की तरह, गिग वर्कर्स की तरह काम करेंगे। तो इस तरह का मैक्रो ज्ञान बहुत देते हैं, और इसका पर्पस सिर्फ यही है कि ये दिखाना कि मैं नॉलेजेबल हूँ, कितना मैं स्टडी करता हूँ पूरी दुनिया, देश दुनिया के बारे में, और कितनी मेरी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी एक तरह से पीआर एफर्ट है, ताकि पब्लिक को ऐसा लगे कि एक बड़े ही नॉलेजेबल फंड मैनेजर को हमने अपना पैसा दिया है। तो देखिए, आपको इस ट्रैप में भी नहीं फंसना है। आप इस मैक्रो ज्ञान से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक फंड मैनेजर का काम ये मैक्रो ज्ञान देना नहीं है। एक फंड मैनेजर का काम है अपनी कंपनीज के बारे में रिसर्च करना
और ऐसी कंपनीज ढूंढ के लाना जो हाई रेट से ग्रो कर रही हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जिनका फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। इस तरह की रिसर्च करना और ऐसी कंपनीज में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना, ये उनका काम है। तो वो काम ना करके एक मैक्रो ज्ञान देके अपनी इमेज को बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस ट्रैप में भी आपको नहीं फंसना है। अभी एक और फंड मैनेजर की मैं बात करूं तो वो ज्ञान दे रहे थे कि एलएनटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मिडल ईस्ट में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो जैसे ही वॉर खत्म होगी तो वो रीबिल्ड होगा, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटा है उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, और एलएनटी मिडल ईस्ट में काम करती है। तो इस लॉजिक से एलएनटी में इन्वेस्ट करना बनता है। देखिए, ठीक है, इस लॉजिक से थोड़ा बहुत एलएनटी को फायदा हो सकता है, कुछ शेयर प्राइस भी शायद थोड़ा बहुत मूव कर जाए, लेकिन अब देखिए एलएनटी का साइज कितना है। इससे पहले कितनी वॉर्स हुई हैं, सीरिया वगैरह में भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, तो कितना फायदा एलएनटी को हो गया। द रीजन इज एलएनटी का जो बेस है वो बहुत बड़ा है, एलएनटी का साइज बहुत बड़ा है। कितने ऑर्डर्स एलएनटी को मिल जाएंगे, या कितने करोड़ के ऑर्डर एलएनटी को चाहिए टू मूव द नीडल, जो साइज अगर हम एलएनटी का देखें उसके हिसाब से। तो आपको इस फिर वही स्टोरी में नहीं फंसना है कि सिर्फ एक ये स्टोरी बता दी गई कि मिडल ईस्ट में रीबिल्ड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और एलएनटी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। नहीं भाई, आपको नंबर्स देखने हैं कि कितने करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद एलएनटी की नीडल मूव करेगी। तो इतना आसान नहीं है एलएनटी जैसे एलिफेंट के लिए मूव करना। तो ये फिर से वही स्टोरी है, स्टोरी में आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा नंबर्स में देखना है। एक और पॉइंट है जो एसआईपी को लेके बड़ा प्रमोट किया जाता है कि आप एसआईपी करते रहिए, ताकि फंड मैनेजर्स के फंड्स में पैसा आता रहे। क्योंकि फंड मैनेजर्स को ये पता है कि इन्वेस्टर्स के पास तो टाइम नहीं है, और इन्वेस्टर्स तो खुद तो रिसर्च करेंगे नहीं। तो इट्स इजी कि वो एसआईपी उनको बोलते रहे कि हाँ भाई आप एसआईपी करते रहिए और फंड में पैसा आता रहे, और उनकी भी दुकान चलती रहे, और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहे कि आप अपने पैसे को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कहीं उड़ा नहीं रहे हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको एक मीडियोकर सा परफॉर्मेंस चाहिए तो ठीक है, एप्रिसिएशन चाहिए तो एसआईपी में थोड़ा एप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट तो ये रहेगा कि आप खुद रिसर्च करके कंपनीज में इन्वेस्ट करें, वो बेटर है। एक ऐसा माहौल एक क्रिएट किया गया है कि इन्वेस्टमेंट करना तो एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। एक ऐसा एक ब्रेन वॉश सॉर्ट ऑफ किया गया है पिछले कितने सालों में। तो जबकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, इट्स इजी टू डू इन्वेस्टमेंट। हाँ, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, तो लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप वीकेंड पे थोड़ा टाइम निकाल के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन स्टिल चलो, एसआईपी को फिर भी मैं इतना खराब नहीं मानूंगा, ये फिर भी चलो कहीं कुछ हद तक जस्टिफाइड है। तो स्टिल ओके, चलो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हाँ भाई, पैसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको पता है कि एक आम इंसान जो है, एक आम रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लेजी है, वो उतना इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आपको पैशन चाहिए होता है, तो ये हर किसी के पास नहीं होता। तो उसको एक ये बताया जाता है कि आप बस अपना पैसा उनको फंड मैनेजर्स को दे दीजिए और बाकी यू सिट बैक एंड रिलैक्स, डू योर वर्क वट एवर यू आर डूइंग। तो आप एक पैसिव इन्वेस्टर बने रहिए। देखिए, अगर आपको रियली में पैसा कमाना है तो पैसिव इन्वेस्टमेंट से नहीं बनेगा, आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। एक्टिव इन्वेस्टर का मतलब है कि आपको खुद अपनी कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, उनके नंबर्स को देखना पड़ेगा, उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअसली अपनी कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा। आई नो कि ये सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करके कि भाई हाँ, आप बैठे रहेंगे और आपका पैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ऐसा होगा नहीं। अगर आपको रियली में पैसा बनाना है तो एक एक्टिव इन्वेस्टर आपको बनना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए थे, जो बार बार बोल के आपको ट्रैप किया जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आपको इन सभी ट्रैप्स में नहीं फंसना है, इन सारे पॉइंट्स में आपको नहीं आना है, और आपको देखना है कि नंबर्स क्या है, क्या कंपनी में ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, क्या कंपनी केपेक्स कर रही है ताकि फ्यूचर में ग्रोथ आती रहे। तो आपको एक अपना इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क बनाना है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको अपने पैसे डिप्लॉय करने हैं। तो आपको इन फंड मैनेजर्स के ट्रैप में नहीं आना है, और खासकर ये जो कॉफ़ी पिला पिला के जो फंड मैनेजर बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके ट्रैप में तो बिल्कुल नहीं आना है। उनके फंड की आप परफॉर्मेंस देखिए, अब तो 7-8 साल हो गए उनके फंड को चलते हुए, इतने सालों में भी जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो मतलब अब तो फिर आगे तो क्या ही आएगी।
और बीच में उन्होंने एक बार बोला भी था कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अरे भाई, आपको ये तो फंड लॉन्च करने से पहले आपको ये सारी क्लैरिटी कर लेनी चाहिए थी कि व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और वो कितना अच्छा है, कितना नहीं है। देखिए, फंड मैनेजर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंड मैनेजर की एक ज़िम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है। आप पब्लिक मनी जहाँ पे भी आप मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत बहुत अकाउंटेबिलिटी का काम होता है। तो पब्लिक मनी से आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पब्लिक मनी को लेके कि हाँ भी चलो, ये थ्योरी नहीं चली तो अब दूसरी थ्योरी से अपना फंड चलाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप पब्लिक मनी से नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट आपको सारे पहले करने थे और फिर उसके बाद आपको एक एक प्रूवन मेथड को लेके आना था, फिर आपको अपना फंड लॉन्च करना था। जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने कोई प्रूवन मेथड नहीं आपने आप लेके आए। आप एक फॉरेनर की जो रिसर्च पेपर था उसको लेके आके आपने यहाँ इंडिया में कॉपी किया और आपने सोचा कि पैसा बन जाएगा। तो ऐसे तो पैसा नहीं बनता है। और आप फिर बीच में आप अपने थ्योरी को, इन्वेस्टमेंट प्रीमाइस को आप चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली यू आर प्लेइंग विद द इन्वेस्टर्स मनी। इन्वेस्टर्स का कुछ पैसा तो बना ही नहीं है, शायद लॉस भी हुआ होगा काफ़ी इन्वेस्टर्स को। तो आप उन इन्वेस्टर्स के पैसे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है। तो एंड में मैं यही बोलूँगा कि बेटर है कि एक रिटेल इन्वेस्टर, आज ये टाइम आ चुका है कि आप खुद अपनी थोड़ी-सी नॉलेज बढ़ाएँ, खुद थोड़ा-सा स्टडी करें, सिर्फ़ फंड मैनेजर्स को आँख बंद करके अपने पैसे ना दें। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट का ज्ञान दे पा रहा हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट की आपकी नॉलेज इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ, या मेरे एक वीडियो से किसी भी तरह से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस करके आपके सामने लेके आऊँ। तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा और उनको इनकॉर्पोरेट करूँगा अपने वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।